नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के लिए हिस्ट्री की जो हम क्लास चला रहे हैं उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना वैदिक संस्कृति के बारे में। यह जो टॉपिक है आपके पीईटी 2023 के सिलेबस में मेंशन है। तो यह जो आपका टॉपिक है यह 2 भाग में कंप्लीट कराया जाएगा। आज हम कवर करने वाले हैं वैदिक संस्कृति में ऋग्वैदिक काल को, और इसके बाद इसका जो दूसरा वाला पार्ट आएगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। फिर इसके बाद जो तीसरा आपका वीडियो होगा उसमें हम इस टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जिस तरह से आपका यह जो टॉपिक है वैदिक संस्कृति का यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने 2 इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया हुआ हिस्ट्री का, जिसमें हमने कंप्लीट किया था सिंधु घाटी सभ्यता को। तो अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता वाला वीडियो नहीं देखा है थ्योरी क्लास और एमसीक्यूज़ क्लास का, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वैदिक संस्कृति के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जीवन जो है, जीवन की जो हमें जानकारी है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद किस प्रकार का जीवन था उसके बारे में जो हमें जानकारी है वेदों के माध्यम से पता चलती है, जिस कारण से इस संस्कृति को हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आर्यों को जो है इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, इसलिए वैदिक संस्कृति को हम आर्य संस्कृति के नाम से भी कभी कभी बुलाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो वैदिक संस्कृति थी यह पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति थी, आप याद रखिएगा। हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वह नगरीकृत सभ्यता थी। आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी थी वह नगरीकृत सभ्यता थी, लेकिन जो आपकी वैदिक संस्कृति वाली सभ्यता है यह ग्रामीण सभ्यता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो वैदिक संस्कृति थी इसमें किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक संस्कृति वाली जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह पूरी तरह से नगरीकृत सभ्यता थी। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वैदिक संस्कृति को जो है हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो टोटल 2 भाग में जो है हम वैदिक काल को कवर करने वाले हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन सहपाठियों के मध्य जो पीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका समय काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय काल माना जाता है। तो भारतीय आर्यों के संबंध में जो प्रथम जानकारी है वह हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। आपको पता होगा कि जो ऋग्वेद है यह हमारा सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया? तो 36 बार, यानी कि 36 बार इसका जो है उल्लेख किया गया है। ईरानी भाषा का ग्रंथ जो अवेस्ता है और ऋग्वेद है, उनकी जो बातें हैं उनमें अनेक बातों में समानता देखने को मिलती है। सिंधु जो है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो सिंधु नदी थी यह आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट नदी थी वह थी सरस्वती, जिसको हम नदीतमा के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी का उल्लेख है किस नाम से किया गया है? तो नदीतमा नाम से किया गया। तो ये फैक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आर्यों के जो निवास स्थान थे उनको हम सप्त सैंधव के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताते चल रहा हूँ, तो आप याद रखिएगा। आर्यों का जो निवास स्थान हुआ करता था उसको हम सप्त सैंधव के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद जो ऋग्वैदिक काल की इम्पोर्टेंट नदियाँ थी उनका प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में उनका आधुनिक नाम क्या है, उनको आइए देख लेते हैं। तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वह था परुष्णी, इसके बारे में आप याद रखिएगा। सतलज नदी का प्राचीन नाम था सतुद्री। गंडक नदी का प्राचीन नाम था सदानीरा।
चिनाब नदी का प्राचीन नाम था अस्किनी, झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितस्ता और ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वह क्या था, तो विपाशा था। तो ऋग्वैदिक काल में जो प्राचीन नदियां थी उनका आधुनिक में नाम क्या हो गया है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्टली आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चाहे तो आप इस पीपीटी का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह स्लाइड आपके सामने मेंशन की गई है, तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा कि वर्तमान में जो आधुनिक नदी है उसका ऋग्वैदिक काल में क्या नाम हुआ करता था। इसके बाद आइए देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी, कुल, ग्राम, विश और जन, ये चार जो हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां हुआ करती थी। कुल के प्रमुख को जो है कुलप कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, विश के प्रधान को विशपति और जन के प्रमुख को जो है राजन कहा जाता था। कबीले के प्रधान को जो है सीमित अधिकार प्राप्त थे। संभवतः कबीले की जो आम सभा होती थी, आम सभा को जो है समिति कहा जाता था। तो आप याद देखिएगा, संभवतः कबीले की आम सभा या समिति राजन या राजा को चुना करती थी। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, जो कबीले की समिति हुआ करती थी उसके द्वारा राजन या राजा को चुना जाता था। सभा और समिति दोनों जो है ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती हैं जो राजा को सलाह दिया करती थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। समिति के अध्यक्ष को जो है ईशान कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में उसको जो है ईशान कहा जाता था। तथा जो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां हुआ करती थी ये सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो कंडीशन थी वह काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। इसके बाद दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी जो है राजा की मदद करते थे, जिसमें सेनानी और पुरोहित जो है मेन थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। जनता, ऋग्वैदिक काल में जो प्रजा हुआ करती थी, जो जनता हुआ करती थी, वह अपनी इच्छा अनुसार जो है राजा को अंश दिया करती थी, जिसको मतलब इस अंश को जो है बलि के नाम से जाना जाता था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को वज्रपति कहा जाता था। ऋग्वेद में दुर्गपति के लिए पूरब और गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया। ये सभी फैक्ट आपको नोट डाउन करते चलना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। जो भी फैक्ट और पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ तो उसको आप लिखते चलिएगा। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, तो इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। इसके बाद युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व है राजा के द्वारा किया जाता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला क्या फैक्ट है, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, इस 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किया गया है। जो परुषणी, जो जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है, इसके तट पर भरत जन और 10 अन्य जनों के बीच लड़ा गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, इसी 7वें मंडल में ही 10 राज्य युद्ध का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। जो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, रावी, जिसका प्राचीन नाम हुआ करता था परुषणी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस युद्ध में यानी कि 10 राज्य के युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की विजय होती है, सुदास की जीत होती है। अब हम देखेंगे सामाजिक वर्गीकरण किस प्रकार का हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है। इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या कहा गया है, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हैं ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जांघ से और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए। ये सभी जो बातें हैं आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में कही गई हैं। समाज जो है ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक हुआ करता था, किंतु महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी, सम्मानजनक हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। स्त्रियां जो हैं अपने पति के साथ यज्ञ में आहुति दे सकती थी। किसकी हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको परिवार या कुल कहा जाता था। आप याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो समाज की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी उसको परिवार या कुल के नाम से हम जानते हैं, जिसका मुखिया जो है पिता हुआ करता था।
इसके बाद नियोग प्रथा या विधवा विवाह का प्रचलन उसमें हुआ करता था, किंतु बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन जो है ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है। आजीवन अविवाहित यानी कि जिस स्त्री का विवाह पूरे जीवन भर नहीं हुआ होता है उसको जो है अमाजु कहा जाता है। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो स्त्री आजीवन अविवाहित हुआ करती थी उस महिला को अमाजु के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो है ऋग्वेद में वनस्पतियों से सोमरस बनाने की विधि का वर्णन किया गया है, जो आर्यों का जो है सबसे प्रिय पेय पदार्थ हुआ करता था। तो आप याद रखिएगा, आर्यों का जो है सबसे प्रिय पेय पदार्थ कौन सा था, तो आपका सोमरस था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आर्थिक क्रियाकलाप ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गाय और सांड की अत्यधिक चर्चा के कारण ऋग्वैदिक आर्यों को जो है पशु चारक भी कहा जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों को जो है पशु चारक भी कहा जाता है। गाय को सबसे जो है उत्तम धन माना जाता था तथा इसे अघन्या ना मारा जाने वाले मतलब ना मारे जाने योग्य पशु भी कहा जाता था। यानी कि गायों को जो है ऋग्वैदिक काल में अघन्या के नाम से जाना जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए किस विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। घोड़ा जो है इस समय एक महत्वपूर्ण पशुधन माना जाता था, हुआ करता था, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनके द्वारा धातु के रूप में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था, तांबे का। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा धातु के रूप में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद धार्मिक विश्वास का ये देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का धार्मिक विश्वास हुआ करता था। तो इंद्र जो थे ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे मेन देवता थे, सबसे प्रमुख देवता थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंद्र जिनको हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, इन पर जो है ऋग्वेद में 250 सूक्त तथा इन्हें बादल का देवता भी माना जाता है। तो जो ऋग्वेद है इसमें इंद्र के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया है, 250 सूक्त का। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अग्नि का जो है दूसरा स्थान था इस समय काल में, तथा अग्नि के ऊपर जो है 200 सूक्त देखने को मिलते हैं ऋग्वेद में। अग्नि को जो है मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वरुण भी जो है इस समय यानी कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता माने जाते थे, जो ऋतु के नियामक थे। ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख किया गया है। जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, इसमें जो है कुछ इम्पॉर्टेंट देवियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे अदिति और उषा। किंतु ऋग्वैदिक काल में देवियों की जो प्रमुखता थी वह ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की है कि ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का धार्मिक विश्वास हुआ करता था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्तुति पाठ और यज्ञ बलि उपासना के प्रमुख रीति हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड का अभाव था। आप याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो है कर्मकांड देखने को नहीं मिलता था। पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो बाद में उत्तर वैदिक काल में जो है शूद्रों के देवता हो गए। तो आप याद रखिएगा, जो पूषण हुआ करते थे ये ऋग्वैदिक काल में पशुओं के इम्पॉर्टेंट देवता हुआ करते थे। लेकिन आगे चलकर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में जो पूषण थे ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट आपके बन सकते थे ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। फिर लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको, जिस तरह से आपका जो टॉपिक वैदिक संस्कृति वाला है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।